जयमूल निवासी साथियों आज हमारा जो ये लाइव आने का जो उद्देश्य है वो खास करके ओबीसी के लोगों की आंखें खोलने के लिए है कि किस प्रकार से हमारा दुश्मन सदियों से हमें बेवकूफ़ बनाता आ रहा है और अभी भी ये षड्यंत्र जारी है और हम उनके षड्यंत्रों में फंसते जाते हैं। इसलिए आज लाइव आना ज़रूरी हुआ, क्योंकि लोगों को जब तक जानकारी नहीं होगी, सत्य का उनको ज्ञान नहीं होगा, तब तक वे लोग इसी तरीके से दुश्मन के झांसे में फंसते जाएंगे। इसलिए आज का जो विषय हमने यहाँ रखा है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी है या वैश्य बनिया। अगर ये जानकारी लोगों को नहीं हुई तो लोग उनके बहकावे में आकर के इसी तरीके से मोदी जी के ओबीसी होने के जाल में फंसते रहेंगे और उनका जो वोट बैंक है, जिसको हम लोग ओबीसी को 71% आज की तारीख में आंक ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल लीगल आंकड़े हैं। 71% ओबीसी जो है वो इस तरीके से दुश्मन के झांसे में फंसता जाएगा तो फिर हम लोग कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र का सहारा लेकर के ये लोग लोकतंत्र नहीं, असल में ब्राह्मण तंत्र चलाना चाहते हैं और ब्राह्मण तंत्र भी लोकतंत्र का सहारा लेकर के चला रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर ये बात करना जरूरी है, चाहे इसके परिणाम कुछ भी आवे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है मुसीबत या आफत का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम लोग सत्य को सामने ला करके ही रहेंगे। साथियों, जिस प्रकार से मोदी जी को ओबीसी यानी कि तेली या घांची कहकर के लोगों को बरगलाया गया और कहा गया कि ये ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि हमारे आस पड़ोस में हम देखते हैं कि ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं वे जातियां आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करती हैं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती हैं, एक दूसरे में कमियां ढूंढती हैं, एक दूसरे को जो है बुरा भला कहती हैं और उनका नेतृत्व लोकल स्तर पे वो स्वीकार नहीं करती, अपना अपना वजूद बनाए रखना चाहती है। मगर यहाँ पर पूरे देश ने मोदी जी को ओबीसी का होने के नाते स्वीकार किया और हमारे ओबीसी में आने वाली 3743 जातियों के लोग उस झांसे में फंस गए और वे लगातार अपना शासक का पावर जो है, अपनी सत्ता का पावर जो है वो हमारे दुश्मनों के हाथों में दे रहा है। इसलिए आज यहाँ ये खुलासा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बात हम लोग बिना तथ्य के नहीं करते, बिना सबूत के नहीं करते। इसलिए जब भी सबूत हमारे हाथ में आता है तो हम उस बात को पूरे दावे के साथ में रखते हैं। वैसे भी मैंने इसी बात को लेकर के पहले भी चर्चा की है और कई मेरे वीडियो इसके ऊपर जारी हुए हैं पहले, लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो और ज़्यादा एक रिसर्च के माध्यम से जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि गुजरात के अंदर ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसके अंदर तकरीबन 104 जातियों की को सूचीबद्ध किया हुआ है, लिस्टेड किया हुआ है। तो ये जो शेड्यूल है ओबीसी का 104 जातियों का, इसमें कहीं पर भी मोदी जाति का जिक्र नहीं है। ऑलरेडी ये पहले से ही आयोग के द्वारा बनाई गई जातियों की सूची है, लेकिन एक षड्यंत्र पूर्वक मोदी जी और उसकी जाति, जो असल में मोदी कोई जाति नहीं है,
मोदी एक सरनेम है, जैसे गोत्र होती है, वैसे मेरी गोत्र महना है और मेरी जाति भील है, जो जाति व्यवस्था के अनुरूप है, और ये एसटी में आती है। तो भील जाति का सर्टिफिकेट, भील जाति का होने के नाते मुझे एसटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, न कि महना के आधार पे हमें एसटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। हमें जो मिलेगा वो कास्ट के आधार पर मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी ये एक सरनेम है, एक कह सकते हैं कि उनका जो है गोत्र है, लेकिन उनकी जो जाति है वो जाति है मोड। और गुजरात के अंदर जब मोदी जी की जाति यानी कि मोड बनिया को जब ओबीसी के अंदर शामिल करना था, उस समय उन्होंने मोड जाति को उस सूची में डाला। तो सूची में डाला तो उन्होंने 103 या 104 नंबर के आगे 105वें नंबर पे नहीं डाला, बल्कि उन्होंने उसी सूची में क्रमांक 91 के ऊपर और 91 का एक और भाग बना करके कि 91A 91 ऐसा बना करके उन्होंने उस जाति को उसमें डाला। वो लिस्ट मैंने फेसबुक पे शेयर भी की है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें उन्होंने 91A पर तेली, मोड और घांची, ये 3 वर्ड इस्तेमाल किए हैं। तो घांची जो होता है वो तेल निकालने का काम करता है, आप सभी लोग जानते हैं, और तेली भी तेल निकालने का काम करते हैं। अलग अलग जगह पर उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि मुस्लिम वर्ग जिन्होंने अपनाया, उन लोगों को तेली कहा जाता है, और अभी वो तेल का काम ना करके दूसरे काम करने लग गए। मगर तेली, तेल निकालने वाला, घोई यानी दूध बेचने वाला, ये मुस्लिम जब कन्वर्ट हो गए तो उनके लेबल लग गया तेली का। जैसे कि इधर कन्वर्ट होने से पहले वो नाई था, वो कन्वर्ट होने के बाद में हजाम हो गया। इसी प्रकार से जाति तो काम तो वही रहा, लेकिन वहां जाने के बाद जाति का जो है लेबल बदल गया। तो ये तेली का काम भी तेल निकालना होता है और घांची का काम भी तेल निकालना होता है। लेकिन तेली और घांची के बीच में उन्होंने मोड शब्द डाला, मोड। अब मैं आपको विस्तृत से ये बताना चाहता हूं कि मोड है क्या आखिर। मोड एक वैश्य की जाति है जो बनिया है, और उसी मोड बनिया में 3-4 जातियां आती है, जिसके अंदर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि एक तो जो मोहम्मद अली जीना, जो कन्वर्ट होकर के उनके दादा के नाम से जीना सरनेम लेकर के मुस्लिम हो गए, और वो मूलतः ठक्कर जाति के थे, और वो ठक्कर जाति भी मोड बनिया में आती है। दूसरे नंबर पे गांधी, गांधी जो है ये भी मोड बनिया का ही एक गोत्र है, और उन लोगों का जो काम होता था वो सुगंधित तेल यानी गंध वाला तेल बेचने का काम करते थे। तो वो गंध वाले तेल की वजह से कहलाए गांधी, गंधी गंधी करते वो गांधी हो गया। क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद में कुछ नामों में जैसे जट और जाट, ये 2 शब्द है। पंजाब साइड उधर जाएंगे तो वो आ की मात्रा नहीं बोलते, जैसे कि पंजाब के साथी बोलते हैं ना, तो वो नागौर को नागौर नहीं कहेंगे, नगौर कहेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने उधर जाट को यानी JAT जाट को जट कहते हैं, वैसे इधर हमारे राजस्थान में और इस साइड में जाट कहते हैं। स्पेलिंग वो की वो है। तो गांधी में भी स्पेलिंग वही है, GANDHI, गांधी ये शब्द है। तो ये मूल में गंधी शब्द है। गंधी का मतलब होता है इत्र बेचने वाला या सुगंधित तेल बेचने वाला, ये गंधी। लेकिन इनके जो गोत्र है वो गंधी है, तेल सुगंधित तेल बेचने की वजह से, वरना वो जो है बनिया यानी मोड बनिया में आते हैं। तो इसी में तीसरा सरनेम है मोड बनिया के अंदर, मोदी। मोदी जो न कभी तेल निकालते थे, न कभी उन्होंने घानी चलाई, न कभी इस प्रकार का कोई काम किया, ये तेल बेचने का काम करते थे। जैसे किसान जो है वो अन्न पैदा करता है,
अन्न पैदा करता है, लेकिन वो अनाज का व्यापारी नहीं हो सकता और व्यापार नहीं कर सकता। अब लोकतंत्र की वजह से कुछ जगह पर लोग करते हैं, लेकिन पहले के सिस्टम के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। तो दूध जो निकालने वाला है वो दूध बेच नहीं सकता था, दूध बेचने वाला कोई और होता था, वो वहां से दूध इकट्ठा करके बेचता था। वैसे ही घी और तेल, ये जो खाने का तेल और घी है, ये बेचने वाले को वहां गुजरात में मोड बनिया के अंदर उपनाम यानी उपजाति के सरनेम से मोदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबूत और तथ्य ये है कि उन्होंने मोदी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तेली घांची 2 शब्द इस्तेमाल किए और मोदी की जगह उन्होंने मोड लिखा। हमने गुजरात के अंदर एक राष्ट्रीय अधिवेशन अभी लगाया था 2018 में, तो उसमें जो हमने हॉल भवन बुक किया था उसका नाम था मोड वाणिक, मतलब उनका जो ट्रस्ट के नाम था मोड वाणिक ट्रस्ट। तो मोड वाणिक ट्रस्ट का मतलब है कि मोड बनिया, वाणिक यानी बनिया, तो मोड बनिया के नाम से वो ट्रस्ट बना हुआ है। और उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारी मोड वाणिक से है और वो हमारे इसमें मेंबर है। तो बात ये है कि जो लोग आज की तारीख में या पिछले 4 साल से मूर्ख बन के ओबीसी को और मोदी जी को ओबीसी का मान रहे हैं, अगर ओबीसी के होते तो कहीं न कहीं वे ओबीसी के हित की बात जरूर करते। ओबीसी के लोगों के बारे में सिर्फ हिंदुत्व को छोड़ करके ओबीसी के लिए कोई भी आज दिन तक कभी भी कहीं पर भी मोदी जी के मुंह से कोई 2 शब्द नहीं निकले। इसका मतलब है कि वे ओबीसी के लोगों को, मोदी यानी अपने आप पर ओबीसी का लेबल लगा करके ओबीसी के लोगों को मूर्ख बना करके, वोट बैंक बना करके, उनका इस्तेमाल करके इस देश के अंदर ब्राह्मण तंत्र और ब्राह्मण राज स्थापित करने की साजिश कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि ब्राह्मण सदियों से इस देश के अंदर हुक्मरान बने रहना चाहता है, यानी कि शासक बने रहना चाहता है। वो पावर को अपने हाथ में रखना चाहता है, ठीक है। वो इसलिए वो राजा किसी को भी बना देता है, राजा किसी को भी बना देता है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करवा करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। इसी प्रकार से आगे चलते चलते जो है इनका अधिकांश समय में जो पुष्यमित्र शुंग काल है उसको छोड़ करके कहें तो उन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को राजा बनाया है, लेकिन किंग मेकर वही रहे। जैसे उनका उदाहरण है कि राज्याभिषेक वही कर सकते थे, राज तिलक वही कर सकते थे, राजा को राजा घोषित वही कर सकते थे। ये सारे पावर उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। तो ये हमेशा दूसरे को राजा बनाते हैं, लेकिन राजा बनाने का पावर अपने पास में रखते हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर इस देश के अंदर भारतीय संविधान जो है, उस संविधान की वजह से जो हजारों साल से जिन लोगों को हमने अधिकार वंचित करके, गुलाम बना करके एक जानवरों की सी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग आज की तारीख में इस संविधान की वजह से सत्ता में भी पहुंच गए हैं, संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। वो लोग जो है जमीन जायदाद, मकान, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, ये सारी चीज, शिक्षा लेने का अधिकार मिल गया है। शिक्षा की वजह से वो प्रशासनिक सेवाओं में आ गए हैं। ऐसी वजह से उन लोगों को ये बात कतई जो है मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे वो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। संविधान के अंदर अमेंडमेंट के नाम पर परिवर्तन किए, बदलाव किए, उसमें चेंज लाया और धीरे धीरे करके बहुत सारे आर्टिकल्स जो है, बहुत सारे अनुच्छेद जो है उनको उन्होंने खत्म कर दिया। तो धीरे धीरे जो इनका मुख्य एजेंडा था, जिसका बाबा साहब अम्बेडकर विरोध करते थे कि मैं इस देश को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं होने दूंगा, क्योंकि बाबा साहब अच्छी तरह जानते थे कि हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ही है ब्राह्मण राष्ट्र। क्योंकि हिंदुओं का कोई भी कार्य है, चाहे वो पैदा होने से लेकर के मरने तक का, और उसके बीच में जीवन भर में, चाहे वो मकान का नींव देने का हो, चाहे मकान में प्रवेश करने का, गृह प्रवेश का हो, चाहे बच्चों की शादी का हो, चाहे बच्चों के नामकरण का हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान या धार्मिक अनुष्ठान जिसको वो कहते हैं, वो सिवाय ब्राह्मणों के हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि सार्वजनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में आज भी तथाकथित जो हिंदू हैं
उनके ऊपर पूरी तरह से ब्राह्मण का नियंत्रण है, ब्राह्मण का कब्जा है। यानी कि जो ओबीसी है अपने आप को आज कुछ भी कहे, लेकिन वो आज भी जो है एक सामाजिक तौर पे और मानसिक तौर पे या धार्मिक तौर पे आज वो ब्राह्मण की गुलाम है, और ये गुलामी वो बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए इस देश में लोकतंत्र और संविधान लागू होने के बाद भी उन लोगों ने आज दिन तक इन लोगों को अपने शिकंजे से बाहर नहीं जाने दिया, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, घर वालों से पैसा लगवाते हैं, कई दिनों तक घंटों कमरों में बंद रह करके पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है या अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं तो वे सीधा मंदिर में जाके नारियल फोड़ते हैं और वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और पंडित जी को दान दक्षिणा करते हैं कि मैं पास हो गया या मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भगवान का या उस पंडित का रोल है, तुम्हारी मेहनत का कोई रोल नहीं है। ये उदाहरण अपने आप में बताता है कि ये लोग आज भी किस तरीके से मानसिक गुलाम हैं और वो कैसे इन लोगों को अपने जाल में फंसाए हुए। तो सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे उन लोगों ने आज भी अपनी पकड़ उनके ऊपर बनाई हुई है, और जो शिक्षा के तौर पे, शैक्षणिक तौर पे देखें या राजनीतिक तौर पे देखें तो वो संविधान की बदौलत आगे बढ़े हैं, न कि ब्राह्मणों की मेहरबानी या उनके अनुष्ठानों की वजह से। वो आगे बढ़े हैं तो संविधान ने जो उन्हें अवसर दिया है उस संवैधानिक अवसर और अधिकारों की वजह से वो लोग आगे बढ़ पाए। लेकिन सामाजिक और धार्मिक रूप से आज भी मानसिक रूप से वो उनके शिकंजे में फंसे हुए हैं। तो अगर भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है या हिंदुस्तान बनता है तो निश्चित तौर पे वो ब्राह्मणों का गुलाम देश होगा, यानी ब्राह्मणों के बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलेगा। और जो लोग जैसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी में मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्धिस्ट है, या SC ST के कुछ लोग हैं, या OBC के भी कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था को नकारते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई राइट नहीं होगा, कोई उनको बिल्कुल ही जो है एक तरह से अधिकार वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसी पोजीशन जो हिंदू राष्ट्र की है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये षड्यंत्र एक लंबे अरसे से चल रहा था। और ये हिंदू राष्ट्र बनना तभी संभव है जब भारत का संविधान खत्म हो या फिर उसे बदल करके हिंदुओं का या ब्राह्मणों का मनुस्मृतियों वाला संविधान लागू किया जाए, तभी ये संभव है। ऐसी स्थिति में उनको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने यानी ब्राह्मण राष्ट्र बनाने, ब्राह्मणों का वजूद स्थापित करने और SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो 97% लोग हैं उन 97% लोगों को अधिकार वंचित करके सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा था, ये कार्यक्रम वो अगर ब्राह्मण सामने आके करता है, ब्राह्मण अगर सामने आके करता है तो सीधा ब्राह्मण पे ब्लेम होता है कि ये ब्राह्मणों ने ऐसा ऐसा किया। और अगर ये ब्लेम ब्राह्मणों पर आता है तो ब्राह्मण अपने आप को बचा नहीं सकता या अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता, ये षड्यंत्र उजागर हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा क्या करता है, कांटे से कांटा निकालने वाली बात करता है, और वो हमेशा हमारे ही लोगों को आगे रख करके वो इस षड्यंत्र को करता है, रचता है और उसमें सफल होता है। तो साथियों, इसके लिए भारतीय संविधान को समाप्त करने के लिए उन्होंने जब प्लान किया और धीरे धीरे करके इस देश के अंदर संविधान को खत्म करने का जब काम शुरू किया, तो उन्हें पता है कि आखिर में हमें एक दिन इसे पूरी तरह समाप्त करके और हिंदू राष्ट्र बना देना, मनुस्मृतियाँ लागू कर देनी। लेकिन ये काम ब्राह्मण करेगा तो ब्राह्मण एक्सपोज हो जाएगा, ब्राह्मण का जो है कलाई खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमेशा षड्यंत्र किया। तो पहले उन्होंने देखा कि ये संविधान जो है ये SC ST के किसी आदमी के हाथों से खत्म करवाया जाए। तो उन्होंने पासवान की तरफ देखा, रामविलास पासवान की तरफ भी उन्होंने देखा, उन्होंने भी उनको अपनी गोद में बिठाया और उसके बाद में उन्होंने प्लान किया कि इनके हाथों से अगर इसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो इसके हाथ से ही करवा देंगे कि भारत का संविधान जो है बदल करके ये कर दिया, हिंदू राष्ट्र कर दिया। लेकिन बाद में चला कि यार ये आदमी भी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ये विश्वास के काबिल नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है या पलट सकता है। तो उन्होंने दूसरे नंबर पे मुलायम सिंह यादव के ऊपर डोरा डाला और देखा कि इसके माध्यम से हो सकता है, तो उन्होंने उनको हाईलाइट करके ऊपर उठाया।
उसके बाद में लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी पहले से ही वो जानते थे कि ये कभी भी हमारे जाल में फंसने वाला नहीं है, इसलिए लालू को छोड़ करके और लालू जी के बाद में उन्होंने जो है मायावती को टारगेट बनाया। और बहन जी के माध्यम से उन्होंने सोचा कि अगर हम बहन कुमारी मायावती को जो है अगर अपने जाल में फंसा लेते हैं, और बहुत सारी जो ब्लैकमेलिंग उनके साथ में हुई, और आज भी उनको इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि ब्राह्मण आज भी उनको धमकी देते हैं कि अगर कुछ भी हमारे खिलाफ करोगी तो ये हो जाएगा, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन आखिर में उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कांसीराम जी की शिष्या रही है, और कांसीराम जी की शिष्या है तो अनुयायी है, तो फिर ये कभी भी ये भी पलटी मार सकती है और हमारे मंसूबों को फेल कर सकती है। इसलिए उन्होंने जब चारों तरफ ये देखा तो कोई एससी का, एसटी का या ओबीसी का इस प्रकार का चेहरा उनको नहीं मिला। वो दोनों जगह पर स्थापित करना चाहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की पोस्ट है, दूसरी प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो, जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय संविधान कब बदला गया, किसने बदला, और कौन उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कौन उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति थे, ये लिखा जाएगा। तो उन्होंने इसके तहत रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति बनाया, और उस समय इन्होंने सोचा कि अगर हम किसी ओबीसी या एसटी एसटी के वाले को बनाते हैं तो कहीं पीछे से आवाज़ अगर उठ गई तो हमारी पोल खोल सकती है और हमें भारत देश छोड़ करके जाने की नौबत आ सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई ओबीसी और एससी का, एसटी का व्यक्ति विश्वसनीय नहीं मिला तो एक प्लान किया, और प्लान करके कहा कि क्यों ना हमारे ही किसी विश्वसनीय आदमी को ओबीसी बना दिया जाए। जो षड्यंत्रकारी है, जो सातिर दिमाग का होता है, वो हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है, हमेशा उसका दिमाग उधर चलता रहता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक जो आरएसएस का कैडर, आज जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको सेलेक्ट किया, और उन्होंने सोचा कि ये आदमी हमारे इशारे पर काम करेगा, क्योंकि विश्वसनीय तो वो इसलिए है ना कि उनको भी उन्होंने कई कामों में, कई ऐसी जगह पर लिप्त किया हुआ है कि सीधी धमकी है, या तो आपको मार दिया जाएगा या फिर जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए नहीं तो हमारे इशारे पे काम करते रहो, जैसा हम कहते हैं वैसा करते रहो। इसी के तहत उन्होंने नरेंद्र मोदी को सेलेक्ट किया। लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि मोड बनिया जाति के, और गुजरात में वो सामान्य यानी जनरल कास्ट में आते हैं, उसके अंदर एससी एसटी ओबीसी में नहीं है, तो कैसे अगर ये होता है तो कहेंगे कि बनिया ने ऐसा काम किया। इसलिए उन्होंने ओबीसी के नाम पर उनको इस्तेमाल करने के लिए, ये पहले नहीं हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसी मुख्यमंत्री काल में, शायद मेरे ख्याल से दूसरी बार मुख्यमंत्री थे वो, उस समय उन्होंने, गुजरात सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजा और कहा कि जो मोड जाति है गुजरात के अंदर, वो मोड जाति ओबीसी में आने लायक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि उस समय जो ये रेजोल्यूशन पास करके ओबीसी में लेने के लिए जो प्रस्ताव वहाँ भेजा गया, उसमें जहाँ तक है अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक किसी अन्य जाति से 5 का भेज दिया, 10 का भेज दिया, इस प्रकार से कुछ बना करके ये जातियाँ जो है ओबीसी में आने लायक है, या आर्थिक रूप से पिछड़ी है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, सामाजिक राजनीतिक रूप से पिछड़ी है, इसलिए इनको पिछड़े वर्ग में लिया जाए, ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजती है। और वहाँ पर केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में फिर वो राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति उसके ऊपर मोहर लगाते हैं कि अब ये जातियां जो है ओबीसी में उस राज्य के अंदर मान्य होगी। तो ये स्पेशल एक जाति के लिए यानी मोड जाति के लिए ऐसा किया गया, और उस जाति को भी उन्होंने सीरियल में 104 में 105वें नंबर पे नहीं डाला, और 104 के अंदर उन्होंने जो है 104 नंबर पे भी नहीं डाला। वो चाहते तो 104 को ए बनाकर डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने 91 को ए बनाया, 91 ए, और 91 ए के अंदर उन्होंने तेली और घांची के बीच में मोड शब्द डाला, जिसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है MODH। मोदी होता तो MODI होता, मोदी होता, लेकिन वो मोड है। और मोड बनिया गुजरात के अंदर बड़ी अच्छी कहावत है
कि मोड़ती तो कोड सारो, गुजराती में बोलते हैं मोड़ती तो कोड सारो, अर्थात मोड़ से यानी मोड़ बनिया से तो कोड यानी कुष्ठ रोग भला, कुष्ठ रोग हो जाए उसकी परवाह नहीं, कुष्ठ रोग से आदमी मतलब लिप्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोड़ से लिप्त नहीं होना चाहिए। इतना मोड़ बनिया के बारे में ये कहा गया। ये तीनों शख्स जो मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले उनके दादा ठक्कर हुआ करते थे वो, और दूसरे नंबर पे गांधी, और तीसरे नंबर पे अभी वर्तमान में जो मोदी है, ये मोड़ बनिया से आते हैं, मोड़ बनिया। और गुजरात के अंदर एक दूसरे बनिया भी आपस में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई मोड़ है, थोड़ा सावधान रहना, उससे लेन देन में थोड़ा हिसाब किताब में सही रहना। तो इस प्रकार से ये मोड़ जाति के अंदर आने वाली गोत्र यानी कि मोदी जो है वो व्यापारी यानी कि वैश्य यानी कि बनिया हैं। और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लोगों को तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, खास करके ओबीसी के लोगों के तो पूरी तरह से जो है उनको उन्होंने अंधभक्ति में लीन कर दिया है। और शायद अगर इस बार भारत ब्राह्मणों का गुलाम हुआ तो इसका श्रेय भी ओबीसी को ही जाएगा। पहले की मैं बात, इतिहास की बात नहीं करता, मैं उन महापुरुषों में कोई ब्लेम नहीं लगाता, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि अगर ओबीसी सही समय पर नहीं जागा और इसी तरीके से षड्यंत्रों और झांसों में फंसता रहा तो निश्चित तौर पे ये होगा कि अगली बार जब भारत ब्राह्मणों का गुलाम होगा तो उसके जिम्मेदार ओबीसी होंगे। बिना किसी चीज़ को जाने, बिना किसी चीज़ को परखे, बिना किसी चीज़ को समझे हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, यही हमारी अंधभक्ति है। अंधभक्ति में कोई आंखें फूटी नहीं होती है। अंधभक्ति का मतलब कोई कह सकते हैं कि कोई अपशब्द नहीं है। अंधभक्ति का मतलब कोई अपमान सूचक शब्द नहीं है। अंधभक्ति का मतलब ही सीधा सीधा है कि बिना किसी चीज़ को जाने समझे और परखे अगर आपने स्वीकार कर लिया तो ये अंधभक्ति है। तो ये अंधभक्ति छोड़ करके हम इन तथ्यों के आधार पर देखें कि अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के होते तो 71% ओबीसी है, और मोदी जी को न आरएसएस के सहारे की जरूरत है, न ही किसी बीजेपी या कांग्रेस के सहारे की जरूरत है, न ही कहीं पर भी 3% तथाकथित सवर्णों की जरूरत है। और 3% सवर्णों में भी आधा परसेंट, सिर्फ आधा परसेंट जो ब्राह्मण है उनकी तो उन्हें कतई जरूरत नहीं है। सिर्फ आधा परसेंट जो है वो नचा रहा है और ये नाच रहा है। ओबीसी का 71% का हिस्सा यानी ओबीसी, अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं तो ओबीसी समुदाय अभी 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी 71% है, 71% है। जिसके पास 51 हो वो देश का हुक्मरान हो सकता है। और मोदी जी तो खैर 31, 32 और 33 के आधार पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो अगर ओबीसी के हितों की वो बात करे, अगर वो ये कहे भाई मैं तो ओबीसी का हूं और ओबीसी के लिए 100% काम करूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र मोदी जी के हाथों से या उनकी आंखों के सामने 314 सेलेक्टेड आईएएस को रिजेक्ट नहीं किया जाता क्रिमिलेयर के आधार पर, और उनकी जगह पर सीधे लेटरल एंट्री से लोगों को भर्ती नहीं किया जाता जो तथाकथित सवर्ण है। यानी सवर्णों के हित में अगर ओबीसी का आदमी काम करे तो वो ओबीसी का हो ही नहीं सकता। ये बात उसके कर्मों से भी पता चलती है और उसके जन्म से तो है ही है। कर्मों से जो हो रहा है वो तो आपके सामने हो रहा है। कभी ओबीसी के हित की बात नहीं है, कभी किसी प्रकार के ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा सवर्णों के हित की बात है। तो इसका मतलब है कि वो कर्मों से भी सवर्ण है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो जो है अपने कर्म जो कर रहे हैं वो सवर्णों के हित में कर रहे हैं, सवर्णों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, न कि, और उसमें भी खास करके बनिया, क्योंकि जाति से हर किसी व्यक्ति को मोह होता है, प्यार होता है। हमारी SC ST OBC की जातियों को भी अपने आप में गर्व होता है, जाटों को गर्व है, इसी प्रकार से जो है बड़ई को अपना गर्व है, इसी प्रकार चमार को अपना गर्व है, इसी प्रकार मीणाओं को अपना गर्व है, भीलों को अपना गर्व है, सबको अपना अपना गर्व है। तो निश्चित तौर पे मोदी जी को भी अपनी जाति का गर्व होगा, और इसीलिए वो जो है बार बार सिर्फ और सिर्फ बनियों के हित में यानी वैश्यों के हित में काम कर रहे हैं और ब्राह्मणों के इशारे पर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ओबीसी कर्मों से भी नहीं है और जन्म से वो नहीं है। ये बात मैंने आपके सामने तथ्यों के आधार पर रख दी है, बिना किसी
घालमेल के सबूत के आधार पर कर दी है। फेसबुक पे मैंने वो पोस्ट भी डाल दी है कि 91 पे उन्होंने 91A करके उसमें संशोधन करके कैसे ओबीसी की लिस्ट में मोड जाति को घुसाया। और मोड जाति में 3-4 गोत्र जो मैंने आपको बताई है, ठक्कर भी है, क्या नाम है इसका, गांधी है और मोदी, और ये सारे लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हो। मोदी, गांधी से पहले गांधी जी के भी कर्मों को जानते हैं। गांधी जी ने SC ST OBC के हितों के लिए कितना काम किया, ये आपके सामने है। और किस प्रकार से जब पाकिस्तान यानी मुस्लिम राष्ट्र अलग होने की बात जब शुरू हो गई, मुहिम शुरू हो गई, तो उसके अंदर भी एक ठक्कर बनिया को कन्वर्ट करके और कैसे उन्होंने उधर शिफ्ट किया, और शिफ्ट करके उसके दूसरी पीढ़ी में मोहम्मद अली जीना, जो जीना उसके दादा का नाम था, उस सरनेम के आधार पर जीना हुए, ये ठक्कर बनिया थे। और वो मुस्लिम बन करके पाकिस्तान को अलग कर दिया, भारत को तोड़ दिया। तो ये षड्यंत्र जो है, इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो साथियों हम लोग अपनी गुलामी को स्वीकार करें, अपनी गुलामी का एंजॉय करें और इसी प्रकार से जो है कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीते रहें। और 97% SC ST OBC और माइनॉरिटी होते हुए, और 71% OBC होते हुए, 26% SC ST होते हुए हम उन आधा % के सामने गिड़गिड़ाते रहें, मांगते रहें, भिखारी की तरह उनके सामने खड़े रहें लाइन लगा करके, चाहे वो बड़े से बड़े आयोजन करके कर लें, बड़े से बड़े सम्मेलन करके कर लें, बड़े से बड़े जो महाकुंभ या महापंचायत करके कर लें, लेकिन काम हम मांगने का ही करेंगे। अरे जब हम इतनी संख्या में हैं लोकतंत्र में, फिर हमें मांगने की कहाँ नौबत आती है। लेकिन मांगने की तौबत तब आती है जब हम दूसरे के झांसे में फंस जाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसे OBC वर्ग है, तो OBC वर्ग को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लास बनाया। बाबा साहब ने कास्ट में बिखरे हुए लोगों को क्लास में इकट्ठा किया, क्लास में कन्वर्ट किया और कहा कि क्लास जो है ये एक समूह है, ये एक वर्ग है जो 3743 जातियों का एक उसके बाद में तो और जातियां भी जुड़ी हैं, लेकिन उस समय की मंडल आयोग के आधार पर 3743 जातियों के जो लोग हैं वो एक वर्ग यानी एक वर्ग से पहचाने जाएंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसी प्रकार 1848 जातियों के लोग एक वर्ग एक पहचान से जाने जाएंगे और वो जाने जाएंगे शेड्यूल कास्ट के नाम पर। और 1152 जातियों के लोगों की एक पहचान होगी और वो होगी ST। इसी प्रकार अल्पसंख्यक जो लोग हैं धर्म परिवर्तित कर लिए हैं, लेकिन वे भी भारत के मूल निवासी हैं और वो भी पिछड़े हैं, इसलिए उनको भी अदर बैकवर्ड क्लास में डाला गया। तो ये समूह है। तो SC और ST के लोगों में तो फिर भी क्लास की भावना पैदा हुई, वर्ग की भावना पैदा हुई, और वे जातियों को भूल करके, ठीक है अपने रोटी बेटी के मामले तक वो सीमित रहकर जाति तक है, लेकिन अपने हक और अधिकारों के लिए उन्होंने वर्ग को स्वीकार किया। SC और ST ये दो वर्ग अपने आप में जो है इकट्ठा हुए। ST के लोगों ने कहा हम ST हैं, OBC के SC के लोगों ने कहा हम SC हैं। और अब तो ये दो वर्ग जब एक जगह आ गए, SC और ST पहले दो अलग अलग वर्ग थे, अब ये एक वर्ग बन गया SC ST वर्ग। इसी प्रकार से अगर इसमें SC ST OBC वर्ग अगर ये तीन शामिल हो जाते हैं तो SC ST OBC वर्ग, इसका मतलब होगा, सीधा सीधा मतलब होगा, संवैधानिक तौर पे होगा आरक्षित वर्ग। और इस प्रकार से हम कहें तो हमारी भाषा में वो होगा किसान कमेरा वर्ग। ये जो किसान कमेरा वर्ग है, ये नया शब्द हमने इजाद किया है, इसलिए किया है क्योंकि हम SC ST के नाम पे भी अभी तक बटे हुए हैं, OBC के नाम से भी बटे हुए हैं। और OBC के लोगों की तो आज भी ये समस्या है कि वे आज भी वर्ग में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, वे आज भी कास्ट में ही बने हुए हैं। इसलिए कास्ट के आधार पर वो बटे होने की वजह से उनका वर्ग नहीं बन पा रहा, तो 71% ताकत नहीं दिख रही है, तो उसका दुश्मन फायदा ले रहा है। इसलिए साथियों, मैंने आज आपके सामने इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ये खुलासा करने का प्रयास किया है कि हम दुश्मन के झांसे में फंसने की बजाय दुश्मन को एक्सपोज करें। दुश्मन किस प्रकार से षड्यंत्रकारी रूप से, अभी एक न्यूज़ फेसबुक पे चल रही है, पता नहीं 4331 का आंकड़ा आ रहा है कि ऐसे ब्राह्मणों ने ST के सर्टिफिकेट पर नौकरियां करने शुरू कर। अरे वो सत्ता में रहने के लिए, वो अपने आप वजूद को बनाए रखने के लिए कुछ भी बन सकता है, और कल को अगर ये नौबत आई तो ये लोग भी SC ST के साथ आ जाएंगे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, OBC में शामिल होने के लिए आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है,
और कभी भी ये उम्मीद नहीं रखनी है कि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के हैं और ओबीसी का भला करेंगे। उन्होंने ओबीसी के सारे राइट खत्म कर दिए हैं, ओबीसी को बिल्कुल जो है पंगु बना दिया है, सिर्फ मंदिरों तक और जय हिंद और जय श्री राम तक सीमित कर दिया है। उन लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागृत होना चाहिए। जागृत होकर के उन लोगों को अपने हक अधिकारों की लड़ाई एकजुट होकर के लड़नी होगी। ओबीसी वर्ग अपने आप में ओबीसी में ज्वाइंट हो, उसके बाद में एससी एसटी और ओबीसी अगर तीन मिलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इस देश के अंदर इनको हुक्मरान बनने से नहीं रोक सकती। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं ये आपके सामने खड़े होकर के आपसे मांगेंगे जैसा कि आज आप मांग रहे हैं। ये बिल्कुल उल्टा हो सकता है, लेकिन तभी हो सकता है जब हम लोग अपनी शक्ति को पहचाने, संवैधानिक अधिकारों को और संवैधानिक पहचान को अगर पहचाने तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। इसलिए साथियों, मैंने एक प्रयास किया है छोटा सा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का कि आप कहीं भूल से नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी का मान करके अपने आप के ऊपर हिंदू का लेबल लगा करके अगर अपनी शक्ति जो है उनके चरणों में डाल रहे हो तो इसका मतलब है आप अपनी गुलामी को जो है न्योता दे रहे हो। ये आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो है आगे जा करके इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि लोग इस षड्यंत्र से बच सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने लगातार रह करके इसको देखा और आप लोग इसको आगे से आगे शेयर कर रहे हैं। मैं आप सभी का जो है धन्यवाद करता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इतना शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए कि मोदी जी जो है वो वैश्य बनिया है, वो मोड वाणिक है, ना कि वो ओबीसी या तेली या घांची या मोदी कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोड बनिया है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।